स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं कमोडिटी 360। मैं हूं मनीषा गुप्ता और सबसे पहले बात करेंगे यहां पर चावल की, जहां पर गवर्नमेंट सोर्सेज के थ्रू ये खबर आई है कि जो ब्रोकन व्हीट है उसके एक्सपोर्ट को यहां पर पूरी तरीके से खोल दिया जाएगा। काफ़ी समय से ऑफकोर्स इंडस्ट्री इस चीज़ की मेहनत भी कर रही है। हमारे साथ इंडियन राइस एक्सपोर्ट फेडरेशन के प्रेसिडेंट डॉक्टर प्रेम गर्ग हैं। मिस्टर गर्ग, कैसे देखते हैं आप इस खबर को? आपकी लगातार कोशिश भी रही है, किस तरह की कॉन्वर्सेशन है, कितनी जल्दी हो सकता है ये होता हुआ? मनीषा जी, हमने जैसे आईआरएफ ने काफी मेहनत की इसके अंदर। आपको पता है कि पहले जब बैन हुआ तो उसके अंदर सभी तरह के राइस के ऊपर फेडरेशन ने काफी काम किया, और अभी भी हम लोगों ने, मैं दिखाना चाहूंगा आपको कि भी फेडरेशन ने सभी मिनिस्ट्रीज को नंबर ऑफ लेटर्स वगैरह सब नोट करके भेजे, और जी। हमारी इस काफी नंबर्स ऑफ मीटिंग्स भी हुई मिनिस्ट्री के अंदर। और उसकी वजह से आज हमारे को उम्मीद है कि काफी फाइल का हमें जैसे पता लगा कि मूवमेंट हुई है, और जल्दी हम्म। ही इसके अंदर नोटिफिकेशन किसी भी टाइम एक्सपेक्टेड है। और हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले कपल ऑफ डेज के अंदर ही जल्दी मिनिस्ट्री से हमारे को 100% ब्रोकन के ऊपर भी पूरा रिलीफ मिलेगा, और पूरी इंडस्ट्री को पूरे ओपनली, जैसे अभी व्हाइट राइस और पार्बल्ड राइस को ओपन कर दिया गया है, वैसे ही ब्रोकन के अंदर भी कर दिया जाएगा, क्योंकि काफी स्टॉक्स पाइल अप हो गए हैं इंडिया के अंदर। कांडला पोर्ट मान लीजिए, काकीनाडा पोर्ट ले लीजिए, आंध्रा के अंदर, क्योंकि 5% ब्रोकन राइस जो हम लोग एक्सपोर्ट करते हैं उसमें से ब्रोकन निकलती है। और यदि ब्रोकन का एक्सपोर्ट के अंदर नहीं दिया जाएगा, क्योंकि अब एथनॉल के लिए ब्रोकन को एक्सपोर्ट रोका गया था, और एथनॉल के लिए गवर्नमेंट ने 22 रुपए 50 पैसे के ऊपर ऑलरेडी 2.4 मिलियन टन की अलॉटमेंट है। और वो भी, यदि आज जितने भी अपने प्लांट्स हैं, जो आज 80-90 प्लांट्स हैं लगभग एथनॉल के इंडिया के अंदर, उनके लिए सफिशिएंट है ये क्वांटिटी, क्योंकि वो कॉर्न को भी यूज करते हैं, राइस भी करते हैं, और राइस के जो इसके बाय प्रोडक्ट दूसरे हैं, जो कि आप मान लीजिए कि जब 5% बनाएंगे, सिल्की शॉर्टेज करेंगे, रिजेक्शंस निकलेंगी, तो वो उनको बल्कि 22.5 रुपए की बजाय 20 रुपए मिलेगी प्लांट्स को। अब गवर्नमेंट की तरफ से ये एक अच्छा कदम है जो हमारी हम्म। सुनाई हुई, और हमें लगता है कि जल्दी ये नोटिफिकेशन आ जाएगा, और जी। उम्मीद है कि नेक्स्ट वीक से पहले पहले ये नोटिफिकेशन आ जाना चाहिए। तो ऑल ये राइट। आने से इंडस्ट्री को बहुत अच्छी राहत मिलेगी, और इंडस्ट्री इससे अपना कंपिटिटिव, हम इंटरनेशनल मार्केट के अंदर और अच्छे प्राइस के ऊपर अपने 5% को बेच पाएंगे, और हम्म। उस जगह ब्रोकन के भी प्राइस हमें अच्छे मिलेंगे एक्सपोर्ट करने के लिए। अदरवाइज आज हमें पोर्ट के ऊपर जो ब्रोकन रखी है, क्योंकि मैक्सिमम प्लांट्स आज सभी राइस मिलर्स के पोर्ट्स के ऊपर हम्म। लगे हुए ग्रेडिंग करने के लिए, तो ब्रोकन वहां रख के उसको फिर एथनॉल प्लांट्स काफी दूर हैं, जहां 2 से 3 रुपए किलो की कॉस्ट अलग से देनी पड़ती है मूवमेंट करने के लिए, तो वो बचेगी, और सीधा एक्सपोर्ट के अंदर वो ब्रोकन जाएंगी, और ये एक अच्छा कदम होगा। डॉक्टर गर्ग, मैं आपसे एक और चीज़ जानना चाहती थी, वो ये कि जो आपने यहाँ पर मेंशन किया कि सप्लाईज बहुत ज़्यादा हैं, इस बार बम्पर क्रॉप है, सरकार के पास बहुत ज़्यादा है, और प्रोक्योरमेंट पिछले साल से 5% इन एनी केस ऑन द हायर साइड है, और अभी तो मार्च बाकी है। क्या एक्सपेक्टेशन है, सरकार कितना होल्ड करेगी यहाँ पे? इसको यदि ब्रोकन्स के लिए बात करें तो मेरे ख्याल से मैक्सिमम गवर्नमेंट एक वीक के अंदर इसको खोल देगी, और बाकी एक्सपोर्ट के अंदर भी काफी राइस की जो ओएमएस के अंदर जितनी भी अभी सेल गवर्नमेंट करना चाह रही है, उतनी सेल पूरे डेटा के हिसाब से नहीं हो पा रहे हैं, और पूरा हम्म। राइस नहीं बिक रहा है। पहले ये 30 रुपए 50 पैसे से 31 रुपए के अंदर ओएमएस के अंदर बिक रहा था राइस, पर जी। आज 28 सवा 28 साढ़े 28 रुपए के अंदर भी पूरी क्वांटिटी जो वीकली निकलती है, वीक में 2 टाइम एक टाइम टेंडर निकाल रहे हैं अलग अलग स्टेट के अंदर, तो वो पूरी हम्म। क्वांटिटी उठ नहीं पा रही है, और गवर्नमेंट को ओके। अब कुछ ना कुछ इसका रास्ता तो निकालना ही पड़ेगा पूरे राइस को जल्दी ही करने निकालना पड़ेगा। जी। डॉक्टर गर्ग, एक और चीज़, यहाँ पर प्राइसेस किस तरह से मूव कर रहे हैं? क्योंकि खबर बाजार में आई ही है, एक सेंटिमेंट इम्पैक्ट ही यहाँ पर होता है, वो कैसे देखते हैं आप? प्राइसेस के अंदर देखें तो आज हमारा कंपटीशन जितने भी कंट्रीज हैं, वियतनाम, थाईलैंड, पाकिस्तान, आज थाईलैंड के प्राइसेस काफी नीचे आ चुके हैं। पार्बॉइल्ड राइस को लेकर चलें, पार्बॉइल्ड राइस थाईलैंड जो पहले एक्सपोर्ट करता था, हमारा $50 का मिनिमम डिफरेंस रहता था, आज हम्म। थाईलैंड पार्बॉइल्ड राइस 5% ब्रोकन $420 के ऊपर ऑफर कर रहा है, और इंडिया की हमारी कॉस्टिंग हम्म। 415 से $420 की एफओबी पड़ती है, जिसके ओके। अंदर हम काफी टफ कंपटीशन करना पड़ रहा है। डेस्टिनेशन के ऊपर भी काफी दबाव है वहां पर। जैसे ही इंडिया से एक्सपोर्ट खुला, तो एक्सपोर्ट खुलने की वजह से हमारे यहाँ से लगभग डेस्टिनेशन पे वेस्ट अफ्रीका के अंदर हर महीने हम लोगों ने एक्सपोर्ट किया भारत से लगभग हम्म। 2 मिलियन टन के आसपास पर मंथ के हिसाब से 5 महीने के अंदर। तो आज हम्म। वेस्ट अफ्रीका के अंदर लगभग हर एक कंट्री के अंदर सब टोटल स्टॉक को लें तो लगभग 2 मिलियन टन का भी एक्सेस स्टॉक्स हैं, जो वहां की कंजम्पशन से अगले 3 महीने तक यदि कोई नया वो इंपोर्ट भी ना करें,
तो सफिशिएंट है, जिसकी वजह से मार्केट काफी ड्रॉप हुई है और ओके। वहां के प्राइसेस काफी नीचे आए हैं और आगे भी फ्यूचर जो लगता है अभी हम्म। प्राइसेस में थोड़ा दबाव रहेगा। फेयर पॉइंट दैट। तो वेल यस, प्राइसेस में हल्का सा दबाव है जिस तरह की सिचुएशन ग्लोबल मार्केट्स में है, लेकिन आशा यही है और जैसे इंडस्ट्री भी कह रही है और गवर्नमेंट सोर्सेज के थ्रू भी खबर आई है कि आने वाले एक हफ्ते में परहैप्स 100% ब्रोकन राइस का जो एक्सपोर्ट है उसको यहाँ पर अलाउ किया जा सकता है। मिलिए तो बात हुई चावल की, जहाँ पर काफ़ी समय से इस चीज़ का इंतजार है और शायद अब वो यहाँ पर मूव होती हुई नजर आ भी रही है इन सेंस ऑफ अ फाइल। लेकिन बात हम यहाँ पर अब चीनी की करेंगे, जहाँ पर पिछला एक हफ्ता अगर आप उठा के देखें तो भावों में बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल मूव्स देखने को मिले हैं। मियर कमोडिटीज इंडिया के मैनेजिंग डायरेक्टर राहिल शेख अब हमारे साथ हैं। राहिल नमस्कार, सबसे पहले तो कंग्रेचुलेशंस। और आपने डीआरएचपी यहाँ पर फाइल किया है और इवन बिजनेस एक बार हटा के भी देखा जाए तो राहिल एक ऐसी मूवमेंट है। अभी तो बस आपका शुक्रिया अदा कर सकता हूँ। सब दोस्तों की दुआ है, मेहनत है हमारी टीम की कि हम यहाँ तक पहुंचे हैं। आई थिंक ये 6 साल की जर्नी रही है, बड़ी छोटी जर्नी रही है। और जो स्टेप्स हम लेना चाहते थे, भगवान ने वही साथ दिया है कि हम वही मकाम कर सके और वही वही कामयाबी हासिल कर सके। तो अभी डीआरएचपी फाइल हुआ है, अभी इसके आगे की जो प्रक्रिया है वो चलती रहेगी। आई थिंक जब अभी देखते हैं किस किस वक्त तक के हमको आरएचपी और उसके आगे का मौका मिलता है। ओ वेल एब्सोल्युटली, 6 साल और आपने एक आईपीओ की तरफ यहाँ पर कदम बढ़ाया है, तो सबसे पहले तो उसके ऊपर मेनी कांग्रेचुलेशंस राहिल। थैंक और अब दूसरी बात, बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल मार्केट्स हैं, हमें चाहे आप एक्विटीज़ देख लीजिए फॉर दैट मैटर, क्योंकि आपका ध्यान तो अब वहाँ पर भी रहेगा। लेकिन मैं आज तो चीनी की बात करना चाहूँगी। जिस तरह की वॉलेटाइल मूव्स हमने आते हुए देखे हैं, आई मीन आई थिंक इस साल का ही हाई परहैप्स 21 प्लस था, हमने 18 के नीचे प्राइसेस फिसलते हुए देखे। उसके बाद रॉ शुगर प्राइसेस थोड़े से वहाँ से संभले हैं। क्या कुछ फंडामेंटल्स यहाँ पर बन रहे हैं? ऑफ कोर्स ब्राजील की तरफ नजर है, कच्चे तेल में बहुत भारी गिरावट है। आप क्या एनालिसिस अब यहाँ से करेंगे? देखिए मनीषा, जहाँ तक वर्ल्ड मार्केट का सवाल है, वर्ल्ड मार्केट 99% तो मैक्रो हो गया और 1% शक्कर का बिजनेस रह गया है। तो आज जितनी भी आप कमोडिटीज को ले लीजिए, तो ब्राजील की आप रियाल देख लीजिए तो वो काफी हद तक पिछले 10-15 दिन में गिरावट देखी गई, स्टॉक मार्केट में गिरावट देखी गई। तो शुगर के फंडामेंटल लास्ट 15-20 दिन में कोई इतने भारी चेंजेस आए नहीं है। ब्राजील में जो क्रॉप का अनुमान है कि 42-43 मिलियन अगले साल बनेगा, वही अनुमान है। हिंदुस्तान का अनुमान थोड़ा सा कम होता जा रहा है, जहाँ पे रेंज 260 से 280 की थी, आज मैं कहूंगा कि रेंज 260 से 272 की हो गई है। जहां तक पाकिस्तान का इंपोर्ट का सवाल है, वो एक क्वेश्चन मार्क है और वहां के प्राइसेस 200 रुपए किलो तक जाने के। तो इंडिया, पाकिस्तान और थाईलैंड का एक बेरिश बुलिश फैक्टर है, जहाँ पे प्रोडक्शन की कमी है। बाकी वर्ल्ड वाइड आप देखें तो स्टॉक डी स्टॉकिंग हुआ है। और ब्राजील से एक ही कंट्री है जिसपे हम पूरी तरह निर्भर है कि वो उत्पादन 42-43 करे तो वर्ल्ड इज इन बैलेंस, और उसने अगर उनकी प्रोडक्शन में कुछ भी 19-20 हुआ तो वर्ल्ड इज इन डेफिसिट। सो बेसिकली निर्भरता ब्राजील के ऊपर है, तो उसके रियाल के ऊपर, उसके स्टॉक मार्केट के ऊपर, उनकी कैपिटल फ्लाइट जो बाहर जा रही है अंदर आ रही है उसके ऊपर है। तो आई थिंक 99% मैक्रो है, 1% शुगर फंडामेंटल रह गए हैं। और मुझे लगता है कि रेंज बाउंड बाजार रहेगा टेम्पररी अंटिल इंडियन क्रॉप इज जो कंप्लीटली हमको पता चल जाए कि हमारे हार्ड नंबर्स क्या है और हमारे पास में कितना क्लोजिंग स्टॉक है। आई थिंक ये एक दो चीजें रहेगी जो इस बाजार को ऊपर लेके जा सकती है। अदरवाइज आई थिंक 19 से 20, 18 से 20 के रेंज में ये बाजार ने रहना चाहिए। अब अगर भारतीय बाजारों की यहाँ पर बात करें तो राहिल, आपके जो क्रॉप नंबर्स हैं वो शुरू से सबसे थोड़े से अलग यहाँ पर रहे हैं। क्या आप अभी वही यहाँ पर रिआइटरेट करेंगे? और क्या लगता है अब एक्सपोर्ट जो अलाउ किया था उसमें से कितना जा चुका है? देखिए एक्सपोर्ट, सबसे पहले तो मैं मेरे नंबर्स पे आ जाऊं। मेरे नंबर्स करीब 28 के लगभग थे। हमने 13 जनवरी को अपने नंबर्स रिवाइज किए थे। उसके हमारे दो फंडामेंटल्स रीजन थे। हमने कहा अगर 27 मिलियन भारत सरकार पकड़ रही है तो 5 लाख टन चीनी जो है वो बी हैवी के नॉन सप्लाई से आ जाएगी। दैट वाज वन ऑफ आवर रैशनल। और दूसरा रैशनल था कि गुड़ और खनसारी से तो शुगर इंडस्ट्री काफी बेहतर कर रही है, तो वो 5 लाख टन तो गन्ना खींच के और ले आएगी टू मेक द शुगर अवेलेबल। तो ये रीजन था कि हम 28 मिलियन के लगभग थे। पर अगर आप रिसेंट महाराष्ट्र की मिल के क्लोजर देखे तो आई थिंक वी आर हियर, आवर टीम इज अंडर डिस्कशन। हम भी शायद 272-73 के करीब अपने क्रॉप को लेकर के जाएंगे फॉर द करंट सीजन। और दूसरा आपका सवाल था रिगार्डिंग एक्सपोर्ट्स। एक्सपोर्ट्स। तो एक्सपोर्ट्स में ये हुआ है कि टोटली हमारा अनुमान है कि 5 लाख टन के करीब भारत से
ट्रेड का भारत से शुगर मिलों ने इंडियन एक्सपोर्टर्स को बेचा है। जो फर्स्ट लेग है, जो मिल करती है वो ये करती है कि मिल जो है वो एक्सपोर्टर्स को बेचती है और फिर एक्सपोर्टर्स जो है वो वर्ल्ड मार्केट में बेचता है। तो जो हमारा ये मानना है कि 5 लाख टन के करीब मिलों ने अपने एक्सपोर्ट को बेचा है टू द इंडियन शुगर इंडस्ट्री और इंडियन एक्सपोर्टर्स, और इंडियन एक्सपोर्टर्स ने तकरीबन 3,75,000 टन इन दी वर्ल्ड मार्केट बेचा है। वर्ल्ड मार्केट में डिमांड अभी बहुत वीक है और वर्ल्ड मार्केट इसीलिए भी नीचे भी है। तो इंडियन पैरिटी बिल्कुल नहीं बैठ रही है। इनटू श्रीलंका ले लीजिए, अफगानिस्तान के दोनों बॉर्डर्स अभी बंद है ड्यू टू पॉलिटिकल रीजन, जिबूती में इतना डिमांड नहीं है। तो मुझे लगता है कि ये साल अगर हिंदुस्तान की मिल ने अपनी शक्कर के एक्सपोर्ट के रेट्स कम नहीं किए तो तकरीबन हम 6 से 7 लाख टन के ऊपर एक्सपोर्ट नहीं कर पाएंगे एज द मार्केट स्टैंड्स टुडे। ऑल राइट, तो वो शुगर सेक्टर है आपके सामने जहां पर ऑफ कोर्स ग्लोबल मार्केट्स में अब राहिल इतनी ज़्यादा उठापटक के बाद हमें कह रहे हैं कि एक रेंज बाउंड मार्केट रह सकता है। अपनी क्रॉप प्रोडक्शन के नंबर्स उन्होंने ऑफ कोर्स यहाँ पर थोड़े से कम किए हैं, जिसका उन्होंने रीज़न भी दिया है। और एक्सपोर्ट्स यहाँ पर काफ़ी इंटरेस्टिंग रहेगा क्योंकि ज़्यादा एक्सपोर्ट्स की मांग की जा रही थी और जो करंट नंबर्स हैं वो भी यहाँ पर नहीं जा पाए हैं। ऑफकोर्स अभी काफ़ी सारा टाइम फ्रेम यहाँ पर बाकी है, लेकिन जिस तरह की स्थिति है वो बहुत ज़्यादा सपोर्टिव नहीं है। राहिल एज ऑलवेज बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए एंड अगैन कंग्रेचुलेशन आपको। वेल, इसी के साथ एक ब्रेक का भी समय है। जब लौटेंगे तो बात करेंगे यहाँ पर तिलहन की और दालों की, जहां पर भी काफी बड़े मूवमेंट्स हैं। यहां पर आप सेक्टर में क्या वॉच करें बताएंगे आपको। तब यहां पर अब दालों की करेंगे। हमारे साथ सुनील बलदेवा जी जुड़ चुके हैं। सुनील जी नमस्कार। और आज ही यहाँ पर जिस तरह की कॉन्वर्सेशंस हम दालों में आता हुआ देख रहे थे, माना यह जा रहा है कि सरकार ने फिर से यहाँ पर एक रिआइटरेशन किया है कि दालों की इन्फ्लेशन नहीं बढ़ने दी जाएगी। रिटेल के साथ लगातार यहाँ पर सरकार इन संपर्क है, उसके बावजूद भी कोई बहुत बड़ा चेंज हमने रिटेल में आता हुआ देखा नहीं है। दोनों ही इन सेक्टर्स को कैसे देखेंगे आप? रिटेल और होलसेल के रेट में बार बार आपके चैनल पे भी उठाता जा रहा हूँ और हर प्लेटफॉर्म पे उठाया, तो मैं बार बार ये कहता जा रहा हूँ कि होलसेल में मार्जिन नहीं है लेकिन रिटेल में बहुत मार्जिन रखे जाते हैं। यदि आपको कंज्यूमर को सही मायने में सही रेट पे भाव यदि आपको दिलाना है तो आपको रिटेल के प्राइस को कंट्रोल करना होगा। जहां तक आपने बात की बाकी दालों की, तो हमने बार बार सरकार को बोला है कि सस्ता इंपोर्ट बंद कर दे ताकि इंडस्ट्री और किसान दोनों को लाभ हो सके। मनीषा जी, 31 लाख टन मटर हम इंपोर्ट कर चुके हैं जब से इंपोर्ट खुली है और एवरेज में हमने $50 ज्यादा दिए हैं। जो आज के ये भाव है जो हमने इंपोर्ट किया उसमें $50 का नुकसान भारत की इंडस्ट्री को है। तो यदि हम 31 लाख टन को 50 से देखें तो कितना बड़ा नुकसान भारत को हुआ है। वो यदि हम सस्ता इंपोर्ट नहीं करते, जब हम इंपोर्ट यदि हमने खोला तो 10 से 20 यदि टका हमारी इंपोर्ट ड्यूटी उस समय इंपोज होती तो वो भारत सरकार के पास जाती और वो देश के हित में काम लगता और वहां पे हमें वही भाव मिल जाता जो आज के भाव था, क्योंकि हमने 0% में खोला, वहां के भाव $420-30 में गए। आज हम यदि इंपोर्ट नहीं कर रहे हैं तो वहां पे भाव $360 के हो गए। तो जो $60-70 का भाव जो उन्होंने जो फायदा है वहां के किसानों को मिला है, यहाँ के किसानों को नहीं मिला है। दूसरा, ऐसे हम यदि चने की बात करें तो चने करीबन $750 से $800 के बीच में एवरेज में इंपोर्ट हुआ है, जो आज का भाव $650 है। तो $150 का हमने करीबन चने में ज्यादा पैसा दिया है। 10 लाख टन 11 लाख टन चना आ चुका है, 2 लाख टन अभी और आना है। 13 लाख टन चने में हमने $150 का ज्यादा दिया है। तो इसलिए हमने बार बार ये सरकार को निवेदन किया था, हम सितंबर से कर रहे हैं कि सस्ता इंपोर्ट बंद कर दें। आज देखिए कि आज हमारा करीबन कर्नाटका का करीबन 40 से 40% का हमारी आवक हो चुकी है, वहां भाव जो है 53-54 है। महाराष्ट्र का 20% चना करीबन किसानों का आ चुका है, वो 51-52 बिक रहा है, मतलब एमएसपी से 10% नीचे हमारा चना बिक रहा है। जबकि हमने जो इंपोर्ट किया था उस चने की हमारी कॉस्टिंग जो है 67-68 थी, तो उसका जो 52-53 बिक रहा है, जो 67-68 बिक रहा है, इसका नुकसान किसे हो रहा है, ये पॉलिसी मेकर को समझना होगा। हम बार बार इसका रिप्रेजेंटेटिव कर रहे हैं, लेकिन शायद अभी तक सरकार जो है केवल उपभोक्ताओं की तरफ देख रही है, लेकिन लॉन्ग टर्म में इसका नुकसान ये होगा कि इंडस्ट्री जो है वो, देखिए किसान का माल कौन लेगा, या तो सरकार खरीदे सारा माल या फिर ट्रेडर और मिलर लेंगे। यदि ट्रेडर और मिलर को इतना बड़ा नुकसान हो जाएगा तो वो नहीं ले पाएंगे, कि किसानों को भाव नहीं दे पाएंगे, तो हमें 1 साल 2 साल बाद हमें देखना होगा कि वापस किसान जो है वो विमुख हो जाएगा दाल के उत्पादन के लिए, और हमें 2027 में 2028 में वापस हमें दूसरे देशों की तरफ देखना पड़ेगा, वापस हमें इंपोर्ट की तरफ देखना पड़ेगा। यदि हमें सच में आत्मनिर्भर होना है तो हमें 1-2 साल कठिन निर्णय लेने होंगे, और कठिन निर्णय लेते हुए हमें न केवल किसानों को
बढ़िया भाव दिलाने के लिए सरकार को खरीदना होगा, बल्कि हमें सस्ता इंपोर्ट भी बंद करना होगा। एब्सोल्युटली। सुनील जी, हम थोड़ी देर पहले डीईए सेकी अजय सेठ जी से बात कर रहे थे हमारे ही चैनल पे, और उन्होंने ये कहा कि जो एफपीओज के द्वारा फार्मर्स का डायरेक्ट हम यहाँ पर रिटेल में लाने की कोशिश कर रहे हैं, जो सप्लाई साइड के प्रॉब्लम्स हैं वो अब यहाँ पर सॉल्व करने की ज़रूरत है, जिसके बारे में आपने भी कहा। इसके अलावा उन्होंने हमसे ये भी कहा कि जहाँ तक दालों की बात है, एक बफर स्टॉक मेंटेन किया जा रहा है, वो जब भाव ऊपर जाएंगे तो उसे रिलीज भी किया जाएगा, और सरकार नहीं चाहती कि प्राइसेस यहाँ से बहुत ज़्यादा बढ़ें, और लगातार उस हिसाब से यहाँ पर इंटरवीन करने की बात भी की जा रही है कि वो एडजस्ट करेंगे इंपोर्ट ड्यूटीज दालों पे जब भी रिक्वायरमेंट होगी प्राइसेस को मैनेज करने के लिए। मतलब ये जो स्टेटमेंट है ये सरकार लगातार यहाँ पर देती भी आई है। जैसे आपने येलो पीस के बारे में बोला, चने के बारे में बोला कि हमने ज़्यादा भाव शायद यहाँ पर दिए हैं। अब जिन दालों का इंपोर्ट अभी भी खुला है, फॉर एग्जाम्पल जैसे चना है, आगे जाकर अभी तुअर का भी शायद खुला है मार्च 2026 तक, कैसे देखते हैं आप एज ऑफ नाउ सप्लाईज? किस तरह की बुआई हम अब यहाँ पर बनता हुआ देखेंगे, गिवन द फैक्ट कि अब हमारे पास काफी सारे सोर्सेज बन चुके हैं आउटसाइड इंडिया दालें मंगवाने के लिए? मैंने तुअर की मटर की बात करी, मैंने आपके साथ चने की बात की बात तुअर पे आते हैं। तुअर की करीबन 70% फसल आ चुकी है, लेकिन सरकार ने कुछ हजार टन माल खरीदा है, तो बफर कैसे मेंटेन होगा मैं नहीं कह सकता। लेकिन किसानों का माल एमएसपी से 10% नीचे बिक रहा है, करीबन 70-72 के मंडियों के भाव हैं। यही यदि हम मसूर की बात करें तो मसूर की आवक एमपी में चालू हो चुकी है, यूपी में चालू हो चुकी है, और करीबन चालू हुए 20 दिन हो गए हैं, और एमपी में मसूर के भाव जो है 56-57 बिक रहे हैं, जबकि हमारी एमएसपी करीबन 6600 के आसपास है। तो हर दाल जो है वो 15 से 20% यदि नीचे बिकेगी तो हम आत्मनिर्भर की तरफ नहीं जा पाएंगे। और जहां तक बफर स्टॉक की बात है, यदि हम लेट खरीदी चालू करेंगे तो तब तक दो नुकसान होते हैं। किसानों का 30% माल जो है वो आ चुका होता है, उसके बाद हम खरीदी और रजिस्ट्रेशन चालू करते हैं, खरीदी चालू करते हैं, तो किसान को भरपूर फायदा नहीं होता। हमारे बफर स्टॉक को मेंटेन करने में पूरा हमें लाभ नहीं मिल पाता है। तो इन दोनों चीजों को हमें सोचना होगा। और तीसरा, इंपोर्ट, सस्ता इंपोर्ट, ये तीन चीज हम करेंगे तभी हम सेल्फ सफिशिएंस या फिर आत्मनिर्भरता की तरफ जा पाएंगे। नहीं तो मुझे लगता है ये केवल हम कागजों में रह जाएंगे। एक्चुअल में जैसे हम 2016 से आज तक हम बात करते जा रहे हैं, वैसे ही हम आगे शायद 5 साल बाद भी हम इन्हीं चीजों पे, इन्हीं मुद्दों पे बात करेंगे। आई रियली होप ऐसा नहीं हो सुनील जी, और सरकार यहाँ पर कोई स्ट्रॉन्ग स्टेप्स उठाए। पर बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए, एंड एज ऑलवेज वो सारे नंबर्स और वो सारे बहुत ही पॉइंटेड फैक्ट्स हमारे दर्शकों के समक्ष भी रखने के लिए। इसी के साथ फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही समय है, लेकिन आप बने रहिए CNBC आवाज़ पर।